अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ओके। आई एम अदील यूसुफजई। और स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है फिज़िक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 24 अर्थ क्लाइमेट। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था उसका मैं थोड़ा सा अगर रीकैप कर दूं तो हमने सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था वेदर और क्लाइमेट के डिफरेंस से। तो वेदर और क्लाइमेट के बीच में हमने शॉर्टली ये पढ़ा था कि वेदर आपके पास जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उसका जो शॉर्ट टर्म आप कंडीशन उसकी देखते हैं जो आवर्स, डेज और वीक के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें हम टेम्परेचर, वेदर, प्रेसिपिटेशन, विंड वगैरह देखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। क्लाइमेट में हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म जो पैटर्न होता है, जो ईयर्स, डिकेड्स और सेंचुरीज तक चलता है, जो एवरेज कंडीशन आपको बताता है उस इलाके की, उसको हम बोलते थे क्लाइमेट बोलते थे स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने एटमॉस्फेयर को देखा कि आपके पास, बल्कि हमने पहले ऐसा किया कि जो आपके पास पूरा का पूरा जो क्लाइमेट सिस्टम है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है उसके बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया। और हमें फिर ये पता चला कि आपके पास जो क्लाइमेट सिस्टम है ये आपके पास कुछ मल्टीपल लेयर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें आपके पास आ जाती हैं एटमॉस्फेयर आ जाता है, फिर हाइड्रोस्फीयर आता है, क्रायोस्फीयर आता है, लिथोस्फीयर आता है और बायोस्फीयर आता है। और फिर फर्स्ट लेक्चर में हमने एटमॉस्फेयर को बहुत डिटेल से कवर किया था। फिर हमें ये पता चला था कि एटमॉस्फेयर में आपके पास फर्दर 5 लेयर्स आती हैं। एटमॉस्फेयर वैसे बोलते हैं कि जो अर्थ के इर्द गिर्द जितनी भी गैसेस जमा हुई होती है ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सही है। तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में भी हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ा था। और इसके बाद हमने जो टॉपिक कवर किया था ट्रोपोस्फेयर के बाद, वो आपके पास था स्ट्रेटोस्फेयर भी था। और स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने जो कवर किया था वो था मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर के बारे में भी हमने डिटेल पढ़ी थी। सो स्टूडेंट्स, ये तो आपका था प्रीवियस टॉपिक। और आज हम क्या कवर करेंगे वो हम ज़रा डिटेल से देख लेते हैं। आज स्टूडेंट्स जो हमने टॉपिक कवर करना है उसका नेम है हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोस्फेयर आपको नेम से ही समझ आ रहा है कि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। क्लियर हो गया। और स्फेयर आप बोलते हैं कि एक स्फेरिकल जो शेप होती है उसी को हम बोलते हैं। तो आपकी जो अर्थ है वो भी आपके पास लाइक अप्रॉक्सीमेटली एक स्फेरिकल बॉडी है। तो इस स्फेयर के ऊपर, अर्थ के ऊपर, इसके अंदर जितना भी वाटर है, चाहे वो जिस शेप में भी हो, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो हाइड्रोस्फीयर को अगर मैं डिफाइन कर लूँ शॉर्टली तो मैं ये बोल सकता हूँ द हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन, अंडर एंड अबव अर्थ सरफेस इज कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोस्फीयर। सही है। और ये जो आपके पास वाटर है ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। तो सॉलिड फॉर्म में आपके पास कैसे हो सकता है? आइस की फॉर्म में हो सकता है। आपके पास लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। मीन्स दैट जितने भी रिवर्स हैं, ओशंस हैं, इसमें आपके पास जो वाटर है वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में, और गैशियस फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि आपके पास वेपर्स वगैरह हो गए। सही है ना। आप ये भी बोल सकते हैं कि इसके बीच में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो ओशंस हैं, रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। सही है। सारी की सारी चीज़ें इसके बीच में ही इंक्लूड होती हैं। और साथ ही एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दे दूं तो 97.5% आपके पास जो वाटर है वो आपके पास ओशन वाटर है, जो कि पीने के काबिल नहीं होता, जिसको आप नमकीन पानी भी, खारा पानी भी बोलते हैं। और नेक्स्ट आपके पास 2.5% जो वाटर है वो आपके पास फ्रेश वाटर है, जिसमें से हमें जो अवेलेबल है जो पीने के लिए वो आपके पास है जस्ट 1%। स्टूडेंट्स, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी हो रही होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने पढ़ने हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स। हाइड्रोस्फीयर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप रोल भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोस्फीयर आपके पास क्या रोल अदा करता है। तो स्टूडेंट्स, आपको वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा। वाटर की जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत हाई है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी बच्चों ने पढ़ लिया। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट होती है जो एक बॉडी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है जब उसका मास हो 1 kg, और वो 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो आप स्मॉल सी से भी डिनोट करते हैं। और वाटर की जो ये वैल्यू है वो है 4200 जाउल पर kg पर केल्विन। तो ये काफ़ी हाई है। तो यहाँ पर पहला करेक्टरिस्टिक इसका ये आता है कि इट हेल्प्स टू रेगुलेट अर्थ क्लाइमेट। तो अर्थ का जो क्लाइमेट है उसको ये एक तरह से रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है। लेट्स सपोज आपके पास दो इलाके हैं। एक आपके पास ऐसा इलाका है जहाँ पर वाटर की अमाउंट काफ़ी कम है, और दूसरा ऐसा जहाँ पर वाटर की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप ऐसा समझ लें कि डेजर्ट वाला एरिया और एक आपके पास कोस्टल एरिया। तो दोनों जगहों पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो लाजिम बात है जो आपके पास डेजर्ट एरिया वो हीट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि वाटर जो है
वाटर वाला जो एरिया वो अपने अंदर हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा बहुत लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी बैलेंस रहेगा। सही है स्टूडेंट्स। और जो रेगिस्तान वाला इलाके है वहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लाजिम बात है काफ़ी लो होती है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी अपना टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर लेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात नहीं होगी उस इलाके के लिए। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अगर नोट करें तो इट कंट्रोल रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न को भी ये कंट्रोल करता है, तो रेनफॉल को भी ये कंट्रोल कर रहा होता है और साथ साथ प्रेसिपिटेशन पैटर्न को भी। प्रेसिपिटेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, आगे जाके मैं आपको बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। सही है। और इसके अलावा आप अगर देखें तो ओशन करंट्स जो होते हैं, एवापोरेशन होती है, और जो कंडेंसेशन है, ये भी आपके पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के पार्ट्स होते हैं जो वाटर को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इस प्लैनेट में। सही है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपके पास ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मैंने एक वर्ड यूज़ किया, आप इसको शॉर्टली इस तरह समझें कि आपके पास जो पूरा का पूरा एक वाटर साइकिल है, जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं कि आपके पास वाटर की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर और दोबारा से एटमॉस्फेयर से बैक टू द अर्थ, इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास एक चीज़ आती है जिसको आप बोलते हैं वाटर बैलेंस इक्वेशन भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर आप ये देखें कि जो वाटर बैलेंस इक्वेशन है ये एक्चुअली आपको एक्सप्रेस करके देती है रिलेशनशिप बिटवीन वाटर इनपुट, जो पानी आपके पास आ रहा है, सही हो गया, सिमिलरली आउटपुट एंड स्टोरेज इन अ सिस्टम। मतलब ये हुआ कि आपके पास तीन चीज़ों के बीच में आपको रिलेशन प्रोवाइड करके देता है कि कितना पानी आपके पास आ रहा है, कितना पानी आपके पास यहाँ से जा रहा है, और जो आपके पास पानी यहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको डिफरेंट सैम्पल से डिनोट किया, जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी, डेल एस इज इक्वल टू पी माइनस ई माइनस क्यू। अब इसमें जो डेल एस है ये आपके पास है चेंज इन वाटर स्टोरेज, कि वाटर का जो शुरू में था वो कितना और अब कितना रह गया आपके पास ये उस इलाके में। सिमिलरली आपके पास पी जो वर्ड है, ये पी जो लेटर है आपके पास शो होता है प्रेसिपिटेशन के लिए, मतलब जो पानी आ रहा है उस इलाके में रेनफॉल के थ्रू आ रहा है, चाहे वो स्नो के थ्रू आ रहा है या वो हेल के थ्रू आ रहा है। सही है। हेल मतलब वो जो बर्फबारी तो नहीं बोलूँगा, बल्कि जो ओले वगैरह जो अक्सर बारिश के दौरान बरसते हैं उसको हम बोलते हैं। और ई आपके पास जो लिखा है ये आपके पास है जो पानी बाहर जा रहा है, आउटपुट के तौर पर बाहर जा रहा है, इसको आप एवोपरेशन भी बोल सकते हैं और ट्रांसपायरेशन भी बोल सकते हैं। ट्रांसपायरेशन आपको पता होगा कि जब प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर से पानी को, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सक्रीट करते हैं, तो स्टोमेटा के थ्रू, गॉड सेल के थ्रू वो निकाल देते हैं, तो गैशियस फॉर्म में वाटर होता है और आपके पास बाहर निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। और क्यू आपके पास जो यहाँ पर लिखा है ये आपके पास है रन ऑफ वाटर, जो उसी टाइम पर वहाँ पर समंदरों में बह रहा होता है, तो वो भी एक तरह से आपके पास चला जाता है। तो ये दोनों आपके पास आउटपुट हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो डेल एस है ये आपके पास चेंज इन वाटर स्टोरेज है, ये बराबर होता है पी आपके पास है इनपुट वाला वाटर जो आपके पास आ रहा है, और जो आपके पास ई और क्यू लिखा है आपके पास दोनों आउटपुट है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका पर्पस क्या है इस इक्वेशन का, तो ये आपको स्पेसिफिकली क्या करके देता है, यूज टू क्वांटिफाई इनपुट, मतलब प्रेसिपिटेशन का आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि भाई आपके पास जो पानी का पूरा जो कैलकुलेशन है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है और कितना यहाँ पर बाकी है, उसके बारे में आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास था हाइड्रोस्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नेम है क्रायोस्फीयर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप ये समझ लेना क्रायोस्फीयर आपके पास क्या चीज़ है। आपके पास अर्थ की सरफेस के ऊपर जितना भी जो वाटर है वो जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होके आ जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रायोस्फीयर बोलते हैं। तो मैं इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ, पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस वेयर वाटर इज इन सॉलिड फॉर्म यूजुअली एज स्नो और आइस। वैसे इसमें इंक्लूड होते हैं आपके पास सी आइस हो गई, सही है, समुद्री जो आपके पास बर्फ़ होती है वो, फ्रेश वाटर आइस हो गई, सही, और स्नो भी इसी में आता है, और ग्लेशियर्स भी, और परमाफ्रॉस्ट भी आता है। परमाफ्रॉस्ट के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या होता है, सही है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर फर्दर देखें तो स्नो एंड आइस आर बेसिक एलिमेंट्स इंटरेक्टिंग विद अर्थ्स एनवायरनमेंट टू क्रिएट वेरियस फ्रोजन फॉर्म। तो आपके पास जो स्नो और आइस है ये आपके पास बेसिक कंपोनेंट है जो अर्थ के एनवायरनमेंट को मतलब उसको बैलेंस भी कर सकती है और बिगाड़ भी सकती है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो एक तरह से क्रायोस्फीयर का एक इंट्रोडक्शन था। अब इसका रोल देखते हैं कि क्लाइमेट के ऊपर इसका क्या रोल हो सकता है स्टूडेंट्स, ये इसका मेन पॉइंट है। तो ये क्या करता है, सबसे पहला पॉइंट ये कि कंट्रोल अर्थ टेम्परेचर, कि ये जो अर्थ का टेम्परेचर है ना इसको ये कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि जो
बर्फ़ जितनी भी होती है, आइस वगैरह जितनी भी होती है, चाहे वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में भी हो, इसका कलर वाइट होता है। जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो वाइट कलर, आपको पता है कि गुड रिफ्लेक्टर है, तो ये रोशनी को या लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करता है और वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने नहीं देता। तो ये भी आप बोल सकते हैं। और साथ साथ इसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें आप लिख लें कि रेगुलेट सी लेवल। सी लेवल को भी स्टूडेंट्स ये रेगुलेट करता है। अब आप खुद सोचें कि ग्लेशियर्स वगैरह जो हैं, जो आपके पास बर्फ़ की फॉर्म ही है, आइस में वो बने हुए हैं, अगर गर्मियों में ये ज़्यादा पिघल जाते हैं तो जो सी लेवल है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो एक तरह से आप ये समझिए, और फ्लड वगैरह आने का ख़तरा होता है। तो आप ये समझें कि ये जो ग्लेशियर्स वगैरह, जो आइस वगैरह बनी हुई है, इसकी वजह से भी सी का लेवल काफ़ी तौर पर रेगुलेट हुआ है, बरकरार हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें तो अफेक्ट वेदर पैटर्न, वेदर का जो पैटर्न है उसको भी ये कंट्रोल करता है क्रायोस्फीयर। जैसे आप अगर नोट करें तो आइस है, तो आइस जहाँ पर भी होगी तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगा। और जहाँ पर आइस कम होगी वहाँ पर रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा। और साथ साथ आप ये बोल सकते हैं कि क्रायोस्फीयर की क्वांटिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी लो होगा, और जहाँ पर क्रायोस्फीयर की क्वांटिटी काफ़ी कम होगी तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो फ्रेश वाटर होता है ना उसको भी अपने अंदर स्टोर ही रख रहा होता है, क्योंकि आपके पास जब पानी समंदर में जाके जब यही जो आइस है ये जब समंदर में जाके मिक्स होती है तो वो तो आपके पास खारा पानी, सॉल्टी वाटर है, और वो पीने लायक नहीं है स्टूडेंट्स। और आपको पता है कि जो फ्रेश वाटर है वो ऑलरेडी आपके पास 2.5% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। जो अवेलेबिलिटी है वो 1% से भी कम है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अगर देखें ना तो जो क्रायोस्फीयर की जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे की जाती है, तो कुछ इलाके क्रायोस्फीयर के ऐसे होते हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर टू मच लेस होता है, जहाँ पर सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो साइंटिस्ट वगैरह वहाँ पर डायरेक्टली नहीं जाते, और वहाँ का जितना भी डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो सैटेलाइट के थ्रू लेते हैं और वहाँ से मोनीटर करते हैं, और वहीं से फिर वो क्लाइमेट जो चेंजेस आ रही हैं उस इलाके की वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताइए कि पाकिस्तान में क्रायोस्फीयर किस किस इलाके में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी ग्लेशियर्स वगैरह हैं ये आपके पास हिमालय हो गया, कुराकोरम हो गया, हिंदू कश हो गया, इन इलाकों में आपके पास क्रायोस्फीयर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो आपका मेन टॉपिक हो गया। अब यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स अगर देख लें कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्रायोस्फीयर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपके पास स्नो हो गई, आइस होगी, और परमाफ्रॉस्ट हो गया। तो सबसे पहले तो मैं स्नो के बारे में अगर आपको बताऊँ ना, तो स्नो आपके पास क्या होती है, एक प्रेसिपिटेशन ही है, क्योंकि ये एक इनपुट है, और इसी की वजह से जो वाटर वेपर्स हैं वो फ्रीज हो जाती हैं। और एक्चुअली आपके पास स्नो क्या होती है, स्नो आपके पास फॉर्म तब होती है जब आपके पास वाटर वेपर फ्रीज होते हैं इनटू आइस क्रिस्टल, तब आपके पास क्या चीज़ फॉर्म हो जाती है, स्नो आपके पास बन जाती है। और ये ज़्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी कूल वहाँ का हो जाता है। सही है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है आइस। तो आइस के बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपको भी काफ़ी चीज़ें पता है कि आइस आपके पास फॉर्म कब होती है, जब आप लिक्विड को रखते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर से लेस, या 0 डिग्री पर भी अगर आप रखें तो आपके पास वाटर जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है लो टेम्परेचर पर। और ये आपके पास सी आइस की फॉर्म में भी हो सकता है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, सी बर्ग्स जो होती हैं, जो बर्फ़ के तोदे जिसको बोला जाता है, उसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, फ्रोज़न ग्राउंड भी हो सकता है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास है परमाफ्रॉस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, परमाफ्रॉस्ट आपके पास ऐसा होता है ना, लेट्स सपोज आपके पास 2 पहाड़ हैं, 2 ग्लेशियर्स हैं, उसकी जो बर्फ़ है वो जब नीचे गिरती है आपस में मिक्स होती है, और वहाँ का जो ग्राउंड है, मतलब जो मिट्टी और जो बर्फ़ मिक्स हो जाती है और उसकी एक सॉलिड लेयर बन जाती है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। सही है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास आज का जो टॉपिक था, ये 2 टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल था, एक था हाइड्रोस्फीयर और दूसरा था क्रायोस्फीयर। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे इसके वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स जो भी आपके क्वेश्चन हो इन टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट भी करके बता सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।